गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दिलीप खंडेलवाल ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन सेमेस्टर फर्स्ट में मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन में यूनिट नंबर सेकंड की स्टडी कर रहे थे, जिसमें अपन ने सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड जो भी स्टडी थी, सेंटर ऑफ मास या द्रव्यमान केंद्र से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे वो सारे कवर कर दिए थे। आज अपन पढ़ने वाले उसी के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा अपने पास कॉलिजन या टक्कर। तो सबसे पहले तो अपन को ये देखना है कि यहाँ पे टक्कर क्या होती है, कॉलिजन क्या होता है। तो अपन को फर्स्ट चीज़ तो ये समझनी है कि कॉलिजन कैसे होता है, क्यों होता है। तो आप भी स्टार्टिंग में कुछ एक्सपेरिमेंट भी पढ़े हो, कुछ पार्टिकल में देखा होगा, कुछ पिंड में देखा होगा, किसी निकाय में देखा होगा, दो इंसानों के बीच में देखा होगा, दो गाड़ियों के बीच में देखा होगा। टक्कर हर जगह आपने देखी है। तो टक्कर भी कैसे होती है, इसमें क्या पार्टिसिपेट, कौन सी टर्म वेरी करती है, इसमें क्या रोल रहता है, वो सारी चीज़ आज अपन को देखनी है। तो सबसे पहले तो पता है कि यदि मैं दो पार्टिकल ले लूँ, एक पार्टिकल ए है, यदि मैं मान लूँ कि एक पार्टिकल ए है और दूसरा पार्टिकल क्या है, बी है। ए और बी दोनों पार्टिकल एक दूसरे से क्या करते हैं, टक्कर करते हैं। टक्कर करने का मतलब है या तो ए बी के साथ कोई उस क्रिया करेगा या बी ए के साथ क्या करेगा, कोई ना कोई क्रिया करेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो भी पार्टिकल है या तो वो ए बी के साथ क्रिया करेगा या बी ए के साथ क्रिया करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने टक्कर की डेफिनेशन लिखी हुई है। इस डेफिनेशन में है अपने पास, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉलिजन। तो कॉलिजन में क्या है कि यदि कोई दो पिंड, अब टक्कर होने के लिए आवश्यक नहीं है कि दो पिंडी हो। टक्कर यदि होती है तो दो गाड़ियों की भी हो सकती है, एक गाड़ी की वजह से तीन गाड़ियों की टक्कर भी हो सकती है। आपने देखा हुआ है कि यदि तीनों गाड़ी एक लाइन से चल रही हो, एक गाड़ी आके उससे टक्कर कर ले तो आगे वाली गाड़ियों की ऑटोमेटिक टक्कर हो जाती है, यानी उसमें भी क्या होगा, एक गाड़ी के बेस पे टक्कर हो रही है। यानी टक्कर तो एक ने मारी, बट टक्कर के चपेट में कितनी गाड़ियाँ आ गई, तीन चार गाड़ियाँ आ गई। तो इसी बेस पे मैं लिख सकता हूँ कि यदि कोई दो पिंड, तो दो पिंड तो जस्ट अपन ने एज्यूम कर रखे हैं, बाकी इसमें पिंड की संख्या आप कितनी भी ले सकते हो, दो ले सकते हो, तीन ले सकते हो, चार ले सकते हो, कितनी भी पार्टिकल हो सकते हैं। तो अपन लिख सकते हैं कि यदि कोई दो पिंड या निकाय एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। संपर्क में आने का मतलब क्या है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पार्टिकल बिल्कुल टच ही हो। संपर्क में आने का मतलब क्या है, यदि मैं कहता हूँ कि एक पार्टिकल यहाँ पे था और एक पार्टिकल यहाँ पे था, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब वो इंटरेक्ट करेंगे तो जरूरी नहीं कि वो टच करेंगे ही, नहीं टच करे और एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, बिना टच किए भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, टच करने के बाद भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसमें मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये वाला पार्टिकल इधर आ जाए और ये वाला पार्टिकल इधर आ जाए, मतलब अपने पास दोनों पार्टिकल की अन्योन्य क्रिया सारी कंडीशन में पॉसिबल है। तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के पास जाएगा तो उन दोनों में क्या होगी, कुछ ना कुछ अन्योन्य क्रिया होगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जब कोई दो पार्टिकल या फिर दो कोई सिस्टम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो यह एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करते हैं। तो एक दूसरे के नियरेस्ट में आएंगे तो वो एक दूसरे से क्या करेंगे, अन्योन्य क्रिया करेंगे, तथा क्रिया के बाद उनके वेग में परिवर्तन हो जाता है। क्रिया के बाद उनके वेग में परिवर्तन हो जाता है। अब ये लाइन क्या कहती है कि यदि एक गाड़ी खड़ी थी और पीछे से दूसरी गाड़ी ने आके क्या कर दी, उसको टक्कर कर दी। जैसे मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास एक गाड़ी है, अपने पास ये अपने पास कोई कार थी, ये कार यहाँ पे थी, इसके पीछे से कोई दूसरा ट्रक आया, क्या आया अपने पास, कोई ट्रक आया और ट्रक ने आके इस कार को क्या कर दी, टक्कर कर दी। इसका मतलब जो कार थी, अब ट्रक इतनी स्पीड में था कि उसकी वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा थी। उसकी वेलोसिटी क्या थी, बहुत ही ज़्यादा थी। जब ये टक्कर करता है, यह वाला ट्रक कार के साथ टक्कर करेगा तो इस कार की वेलोसिटी में कुछ चेंज आ जाएगा। कार क्या थी, वेलोसिटी इसकी 0 थी, बट जब ये टक्कर करेगा तो हो सकता है ये कार भी थोड़ी सी आगे खिसक जाए या उसकी भी डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस आ जाए या डिस्प्लेसमेंट आ जाए या वेरिएशन आ जाए, तो उसकी भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो सकती है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि जब भी दो पार्टिकल होते हैं उन दोनों के बीच में अन्योन्य क्रिया होती है तो टक्कर के बाद उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो अपन ने लिखा है कि उनके वेग में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, और यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, टक्कर कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, टक्कर कहलाएगी। टक्कर के लिए यह आवश्यक नहीं कि कोई दो कण आपस में स्पर्श करे, बिना स्पर्श के भी टक्कर संभव होती है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल भी होते हैं जिसमें अपन बात करते हैं कोई भी पार्टिकल की, केमिस्ट्री लेवल में आपने कोई पार्टिकल लिया होगा, कोई कंपाउंड लिया होगा तो उसमें टक्कर करवाई होगी। तो उसमें अपन देखते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि यदि कोई टक्कर हो रही है तो पार्टिकल एक दूसरे से टच हो गई, बिना टच हुए भी वो क्या कर सकता है, टक्कर को कर सकता है। तो अपन कह सकते हैं कि टक्कर के लिए पिंडों की संख्या कितनी भी हो सकती है, मिनिमम दो पिंड होने चाहिए,
एक पिंड से टक्कर पॉसिबल नहीं होती तो अपन मिनिमम क्या मानते हैं, 2 पिंड मानते हैं, 2 सिस्टम होने चाहिए। टक्कर होने के बाद या एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, संपर्क में आने का मतलब है एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करेंगे, तो उसकी टक्कर के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और जब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो वही प्रोसेस क्या कहलाएगा, कॉलिजन कहलाएगा, टक्कर कहलाएगा। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि टक्कर के लिए जरूरी नहीं है कि कोई भी पार्टिकल आपस में एक दूसरे से स्पर्श करें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ एनी 2 बॉडीज, तो यहाँ पे अपन ने बात की जितनी कॉलिजन के लिए जो कंडीशन होती है वो कितनी होती है, मिनिमम 2 बॉडी होती है, मैक्सिमम आप कितनी भी बॉडी ले सकते हो। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे इफ़ एनी 2 बॉडी और बॉडीज कम इन कॉन्टैक्ट, यानी दोनों बॉडी क्या आती है अपने पास, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में आती है विथ इच अदर। अब इच अदर का मतलब है कि फर्स्ट वाले सेकंड के कॉन्टैक्ट में आए, साथ सेकंड वाला फर्स्ट के कॉन्टैक्ट में आए, दोनों के बीच होगी तो क्या, अन्योन्य क्रिया या इंट्रैक्शन। विथ इच अदर देन दे इंट्रैक्ट विथ इच अदर। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब वो एक दूसरे से इंट्रैक्ट करती है तो आफ्टर द कॉलिजन या आफ्टर द इंट्रैक्शन देयर वेलोसिटी चेंजेज, आफ्टर द इंट्रैक्शन देयर वेलोसिटी चेंजेज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉलिजन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड collision. For a collision it is not necessary, for a collision it is not necessary that any 2 particles touch each other। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ऐसी कोई कंडीशन जरूरी नहीं है कि अपने पास 2 पार्टिकल हमेशा एक दूसरे को टच करे तभी कॉलिजन होगा, बिना स्पर्श के भी, बिना टच के भी वो कॉलिजन हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा है कि कॉलिजन इज पॉसिबल इवन विदाउट टच, यानी बिना टच के भी पार्टिकल की टक्कर हो सकती है। फिर अपन ने लिखा है यहाँ पे कि पार्टिकल, यहाँ पे अपन जब भी क्लासिकल मैकेनिक्स में बात कर रहे हैं तब तो अपन कोई भी पार्टिकल लेते हैं, कोई पिंड लेते हैं, कोई सिस्टम लेते हैं, कोई निकाय लेते हैं। यदि इसी को मैं थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे ले जाऊँ, माइक्रो लेवल का मतलब है मैं एलिमेंट्री पार्टिकल, किस में ले जाऊँ, एलिमेंट्री पार्टिकल या सूक्ष्म कण। अब ये सूक्ष्म कण क्या होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होते हैं, तो मुझे पता है कि छोटे से छोटा वह पार्टिकल जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता, वह छोटे से छोटा पार्टिकल जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता, और जिस पार्टिकल को विभाजित नहीं किया जा सकता, जिस पार्टिकल को अपन और डिवाइड नहीं कर सकते और स्मॉलेस्ट यूनिट में नहीं तोड़ सकते, वो अपना क्या होता है, एलिमेंट्री पार्टिकल होता है। जैसे मैंने कह दिया कि आपका इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि कोई परमाणु होता है, परमाणु के अंदर कोई नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो एटम के या परमाणु के अंदर क्या होगा, बीच में न्यूक्लियस और ऊपर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है, जो ये इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन क्या है अपने पास, मूल कण है, एलिमेंट्री पार्टिकल है, सूक्ष्म कण है। ऐसे यदि मैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करूं कि न्यूट्रॉन के अंदर की बात करूं तो न्यूट्रॉन के अंदर क्या होता है, एक तो प्रोटॉन होता है, दूसरा न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो भी एक दूसरे से क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल है, क्योंकि अपन उसको और छोटे पार्टों में विभाजित नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि क्या पार्टिकल के बीच भी टक्कर संभव है, क्या 2 गाड़ियों के बीच टक्कर संभव है, 2 इंसानों के बीच टक्कर संभव है, 2 पिंडों के बीच टक्कर संभव है, 2 निकाय के बीच टक्कर संभव है। तो क्या पार्टिकल के बीच भी संभव होगी, बिल्कुल संभव है, बट यहाँ पे उस चीज़ को टक्कर नहीं कहा जाता। उसमें जब भी कोई एलिमेंट्री पार्टिकल या स्मॉलेस्ट पार्टिकल का कॉलिजन होता है, टक्कर होती है, तो उसे एक नया नाम दे दिया जिसका बोलते हैं अपन स्कैटरिंग या प्रकीर्णन। तो यहाँ पे अपन कहते हैं कि सूक्ष्म कणों के द्वारा की गई टक्कर प्रकीर्णन कहलाता है। सूक्ष्म कणों के द्वारा की गई टक्कर क्या कहलाएगी, अपने पास प्रकीर्णन कहलाएगी। तो द कॉलिजन बाय माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज कॉल्ड स्कैटरिंग। तो आपने देखा होगा कि केमिस्ट्री में देखा होगा कि अपने पास जब भी एलिमेंट्री पार्टिकल की एक दूसरे से इंट्रैक्शन पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर जो वर्ड यूज़ लिया जाता है वो वर्ड यूज़ लिया जाता है क्या, स्कैटरिंग। क्या वर्ड यूज़ लिया जाता है, प्रकीर्णन, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, प्रकीर्णन। तो जब भी 2 पिंड आपस में एक दूसरे से क्रिया करेंगे तब तो वो टक्कर है। यदि कोई सूक्ष्म कण एक दूसरे से क्रिया करेंगे तो वो स्कैटरिंग है, प्रकीर्णन है, ना कि टक्कर। होती टक्कर ही है बट उसको बोला क्या जाता है, स्कैटरिंग बोली जाती है, प्रकीर्णन बोला जाता है। तो ध्यान रखना है कि यदि कोई 2 पिंडों की टक्कर होती है, कोई 2 बॉडीज़ की होती है, कोई सिस्टम की होती है, तो कोई निकाय की होती है, तो वो टक्कर क्या, जब 2 आपस में एक दूसरे से संपर्क में आएगी या 2 बॉडी एक दूसरे से कांटेक्ट करेगी तो कांटेक्ट के बेस पे उसका इंट्रैक्शन होगा, इंट्रैक्शन के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज होगी और वेलोसिटी चेंज होना का प्रोसेस ही क्या कहलाता है, टक्कर कहलाता है। और यहाँ पे जब भी सूक्ष्म कण या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात करेंगे या फिर मैं कह सकता हूँ एलिमेंट्री, क्या कह सकता हूँ, एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल की बात करेंगे तो वो क्या होगा, अपने पास सारा का सारा क्या कहलाएगा, स्कैटरिंग कहलाएगा। तो ये इसकी डेफिनेशन थी कि टक्कर क्या होती है और प्रकीर्णन क्या होता है, स्कैटरिंग क्या होती है।
अब अपन देखते हैं कि टक्कर कितने टाइप्स की होती है और कैसे कैसे टक्कर पॉसिबल है, वो सारे केसेस देखेंगे। तो फर्स्ट तो बात करते हैं अपन, देखो टक्कर कितने टाइप्स की होती है। टक्कर दो प्रकार की होती है। टक्कर कितने टाइप्स की होती है, टू टाइप्स की होती है। टक्कर दो प्रकार की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉलिजन इन इलास्टिक कॉलिजन। यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये वर्ड यहाँ से हटा देना। यहाँ पे ये वाला वर्ड नहीं आएगा, इसमें केवल यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास कि टक्कर कितने प्रकार की होती है। तो टक्कर दो प्रकार की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉलिजन। फर्स्ट होती है अपने पास अप्रत्याश टक्कर या प्रत्याश टक्कर। फर्स्ट होती है अपने पास प्रत्याश टक्कर और सेकंड होती है अपने पास अप्रत्याश टक्कर। अब इन दोनों में चेंजेस क्या होता है, इलास्टिक कॉलिजन में क्या चेंज होगा, इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या चेंज होगा। है तो दोनों ही टक्कर, बट दोनों में कुछ लॉज का चेंज होता है। अब आप जानते हो, क्या जानते हो कि फिजिक्स में जितने भी लॉज होते हैं, यदि कोई दो पार्टिकल एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, टक्कर करते हैं, तो वहाँ पे कुछ लॉज का फॉलो करता है। क्या करता है फिजिक्स, उसमें क्या कहती है कि जब भी कोई दो पार्टिकल एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, टक्कर करेंगे, कॉलिजन करेंगे, स्कैटरिंग करेंगे, तो उसमें जब भी दो पार्टिकल है, दोनों पार्टिकल के बीच इंटरेक्शन होगा, तो वहाँ पे कुछ फिजिक्स के रूल्स फॉलो होंगे। तो उस रूल्स के अकॉर्डिंग टक्कर को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो लिया प्रत्याश टक्कर और एक लिया अपने पास अप्रत्याश टक्कर। तो प्रत्याश टक्कर क्या होती है और अप्रत्याश टक्कर क्या होती है, उस रूल्स के बेस में अपन को देखना होगा। रूल्स क्या कहता है कि यदि कोई दो पार्टिकल की टक्कर होती है तो वहाँ पर संवेग संरक्षण नियम का पालन होता है, यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में, चैप्टर फर्स्ट में भी अपन ने पढ़ा था कि जब भी कोई दो पार्टिकल आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का रूल्स फॉलो होता है और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का रूल्स भी फॉलो होता है। तो एनर्जी भी कंजर रहेगी और मोमेंटम भी क्या रहेगा, कंजर रहेगा। तो इसके बेस पे जो कॉलिजन है वो टू टाइप्स के डिवाइड किया गया, एक तो प्रत्याश टक्कर और एक अप्रत्याश टक्कर। अब इनको अलग अलग भी अपन स्टडी करेंगे, बट उससे पहले अपन इसके कुछ केसेस देख लेते हैं। बात कर रहे हैं किसकी, टक्कर की, किसकी, कॉलिजन की। कॉलिजन में आपको एक एग्जांपल दिख रहा होगा कि अपने पास दो गाड़ियां हैं, एक ब्लू कलर की है और एक क्या अपने पास रेड कलर की है। तो अपने पास टू कार है, एक तो ब्लू कलर वाली कार है और एक क्या अपने पास रेड कलर वाली कार है। और ये कॉलिजन कैसे कर रही है, दोनों कारें एक दूसरे की तरफ आ रही है, दोनों कार क्या हो रही है, एक दूसरे की तरफ आ रही है और दोनों एक दूसरे से क्या कर रही है, इंटरेक्शन कर रही है। यानी एक पार्टिकल, एक बॉडी यहाँ से आई और दूसरी बॉडी यहाँ से आई, दोनों बॉडी आके आपस में क्या हो गई, भिड़ गई। भिड़ने का मतलब है उनमें क्या हो गई, टक्कर हो गई। तो मैं कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल कॉलिजन वाला पार्ट है कि एक पार्टिकल यहाँ से आया और दूसरा पार्टिकल यहाँ से आया और दोनों पार्टिकल की क्या हो गई, आपस में एक दूसरे से टक्कर हो गई। और जब भी एक दूसरे से टक्कर होगी तो इसमें क्या केस हो सकता था, इसमें मैं कहता हूँ कि एक पार्टिकल, जो ए पार्टिकल था वो यहाँ से आया है और बी पार्टिकल यहाँ से आया, यानी दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से क्या थी, ऑपोजिट थी। अब जब भी दोनों की डायरेक्शन टक्कर के बाद एक दूसरे से ऑपोजिट थी, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि या तो इसमें एक केस ये हो सकता है कि ए और बी पार्टिकल दोनों आपस में आकर क्या हो जाए, चिपक जाए। दोनों आपस में एक दूसरे से ऑपोजिट आ रहे थे, दोनों टक्कर के बाद दोनों आपस में चिपक जाए। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि टक्कर होने के बाद ए पार्टिकल को ये इधर खिसका दे, ये भी हो सकता है। बिल्कुल, ये कब पॉसिबल है, जब बी की वेलोसिटी ज़्यादा हो ए के कंपेयर में। क्या हो अपने पास, बी की वेलोसिटी ज़्यादा हो ए के कंपेयर में। यदि मैंने कह दिया कि ये जो ए वाला है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, क्या था, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी और 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बी चल रहा था। अब यदि इन दोनों की टक्कर होती है तो मुझे बताए कि इन दोनों की टक्कर होने के बाद गाड़ी रुकेगी तो नहीं, तो इसमें क्या होगा, ये एनर्जी या वेलोसिटी को क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। यानी इसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, इसकी कम थी, तो ये किसको ट्रांसफ़र करेगा, ए को। तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें बी, जो बी की वेलोसिटी थी वो ए की वेलोसिटी में ट्रांसफ़र हो जाएगी और ए वाली पार्टिकल को क्या करेगा, टक्कर होने के बाद भी वो कुछ दूरी तक और भी उसको घसीटेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये ए वाली बॉडी इधर जा सकती है। यदि ए की वेलोसिटी ज़्यादा है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए बी बॉडी है तो उसमें बी वाली बॉडी कहाँ जा सकती है, आगे जा सकती है। एक एग्जाम्पल तो ये था। दूसरा एग्जाम्पल लिख रखा है कि कोई गाड़ी खड़ी थी और ये रिवर्स आके क्या करती है, उसको टक्कर करती है। अब आपको भी पता है कि जब भी कोई गाड़ी रिवर्स आती है तो रिवर्स कभी भी वो ज़्यादा स्पीड से नहीं आ सकती। आ सकती है क्या, जब भी कोई फोर व्हीलर रिवर्स बैक में आता है, रिवर्स चलती है, तो रिवर्स में आपको पता होगा रिवर्स में किसी की कोई स्पीड नहीं होती, ना पर्टिकुलर कोई गियर होता है, ओनली रिवर्स गियर होता है। तो वहाँ पे मैं कह सकता हूँ रिवर्स की कोई ज़्यादा स्पीड नहीं हो सकती। क्या रिवर्स की 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो सकती है क्या, पॉसिबल नहीं है। क्या रिवर्स में
50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो सकती है क्या? वो भी पॉसिबल नहीं है। रिवर्स में मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है? 20 to 30। तो रिवर्स जब भी गाड़ी लेती है, रोड खाली है, तब उसकी स्पीड 20 से 30 होती है, नहीं तो उसकी स्पीड 10 to 20 ही रहती है। तो अपन लिख सकते हैं कि जब भी कोई गाड़ी रिवर्स में आके कोलाइड करती है या टक्कर करती है, तो देखो एक पार्टिकल, एक गाड़ी यहाँ पे ये ब्लू वाली खड़ी थी, रेड वाली गाड़ी रिवर्स से आई और रिवर्स से आकर उसने क्या कर दी? टक्कर कर दी। यानी इसका केस ये था कि अपने पास ये वाला केस था कि ए वाला पार्टिकल इधर से गया और बी के साथ, बी क्या था? रेस्ट में था और उसके साथ क्या करता है? टक्कर करता है। बी वाला जो था वो रेस्ट में था और ए के साथ, बी के साथ वो क्या करता है? टक्कर करता है। तो भी इसमें कुछ चेंज आता है। अब हो सकता है कि चेंज ये वाला जो रेस्ट में था थोड़ा सा आगे खिसक जाए या फिर दोनों आपस में चिपक जाए, ये वाला केस भी पॉसिबल है। थर्ड केस क्या कहता है? थर्ड केस देखो यहाँ पे, यदि कोई गाड़ी है, ब्लू कलर वाली कार है, जो कार आकर कहाँ आई है? पेड़ के पास, और पेड़ के पास आके क्या करती है? पेड़ से टकरा जाती है। पेड़ के पास आके क्या करती है? पेड़ से टकरा जाती है। और आप देखते हो कि कोई भी गाड़ी किसी से टकराती है, कोई भी गाड़ी किसी से टकराती है, मान लो कि कोई छोटा सा पेड़ था और वो गाड़ी उस पेड़ से टकराई, तो वो पेड़ टूट जाता है। एक कंडीशन तो ये पॉसिबल है कि वो क्या टूट जाता है? अपना पेड़ टूट जाता है। दूसरी कंडीशन ये पॉसिबल है कि गाड़ी पलट जाती है। दूसरी कंडीशन क्या पॉसिबल है? गाड़ी पलट जाती है। तो यदि छोटा सा पेड़ है तब तो क्या होगा? पेड़ टूट जाएगा, या फिर मैं कह सकता हूँ पेड़ ये जो है मुड़ जाएगा। यदि अपने पास कहता हूँ कि बहुत बड़ा एक वृक्ष, बहुत पुराना पेड़ है और उसकी गाड़ी आके टकराती है तो गाड़ी की पलटी हो जाती है, गाड़ी पलट जाती है। तो ये भी एक टक्कर का ही केस है कि जब भी ये वाला जो पेड़ था वो तो रेस्ट में था, जो गाड़ी आई वो इस साइड से आई, गाड़ी आके इस पेड़ से टकराई, तो टकराने के बाद क्या हुआ? तो जब भी पार्टिकल एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा, टकराने के बाद ये गाड़ी क्या हो गई? पलट गई। अब पलट क्यों गई? क्योंकि पेड़ इतना हैवी था कि जब भी कोई कार स्पीड से आती है, पेड़ के साथ टक्कर करती है, तो टक्कर करने के बाद उसकी एनर्जी को वो क्या करता है? कंजर्व करता है। क्या करता है? उसकी वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए? कंजर्व, यानी टक्कर से पहले की जो वेलोसिटी थी वो की वो टक्कर के बाद हो जाती है। यानी कोई भी दो गाड़ी आपस में आके टक्कर करेगी, क्या करेगी? दो गाड़ी आपस में आके टक्कर करेगी और जब भी वो टक्कर करेगी तो मैं कह सकता हूँ कि उसकी वेलोसिटी में क्या होगा? कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो प्रारंभिक वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगी? 0। तो जब भी दो पार्टिकल टकराते हैं और टकराने के बाद वो रेस्ट में आ जाते हैं, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज हो गई। कितनी हो गई? 0 हो गई। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे एक पार्टिकल, ये कार आई थी, इस पेड़ से टकराई, टकराने के बाद पेड़ में कुछ चेंज नहीं हुआ, जो गाड़ी थी वो पलट गई। गाड़ी पलटने का मतलब है उसमें कुछ एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है, उसकी वजह से गाड़ी पलट जाती है। तो एक तो ये वाला केस हो सकता है। फिर मैं कह सकता हूँ कि एक के साथ ये भी पढ़ते हो कि जब भी दो गाड़ी आती है, बिल्कुल फुल स्पीड से गाड़ी आ रही थी, दोनों गाड़ी फुल स्पीड से आई, दो कार फुल स्पीड से आई, दोनों ही आपस में एक दूसरे से टक्कर करते हुए भिड़ गई। क्या हो गया? दोनों ही आपस में एक दूसरे से टक्कर करते हुए भिड़ गई। और जब भी कोई दोनों कारें एक दूसरे से फुल स्पीड में भिड़ जाती है, टक्कर हो जाती है, तो वह गाड़ी क्या पकड़ लेती है? आग पकड़ लेती है। यानी वहाँ पे ये आग कहाँ से आई? यदि मैं कहता हूँ कि ये ए वाली कोई कार थी और सेकंड क्या थी? अपने पास बी वाली कार थी। ए वाली कार इधर से आई, बी वाली कार इधर से आई और दोनों ही कार आके भिड़ गई। और भिड़ने का मतलब है उसमें क्या लग गई? अपने पास आग लग गई। आग लगने का मतलब क्या? इसमें कुछ ना कुछ हीट है वो ट्रांसफ़र करेगा, यानी इसका एनर्जी कंजर्वेशन होगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन किस स्पीड से था? क्योंकि जब भी कोई दोनों गाड़ी आ रही थी, बहुत ही हैवी एनर्जी से आ रही थी और दोनों ही गाड़ी आके भिड़ गई, तो एनर्जी का कंजर्वेशन होगा। तो वो एनर्जी, जो पहले वाली एनर्जी थी, वो एनर्जी टक्कर के बाद कहाँ निकलेगी? तो वो एनर्जी हीट की फॉर्म में बाहर निकलेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि जो एनर्जी का कंजर्वेशन होता है टक्कर के बाद, वो हीट आग की फॉर्म में हो सकता है, साउंड की फॉर्म में हो सकता है। तो इसमें जो भी एनर्जी का कंजर्वेशन है वो अलग अलग रूप में हो सकता है। तो टक्कर के बाद वो एनर्जी को कंजर्व करेगा और कंजर्व करेगा तो वो किसी भी फॉर्म में कर सकता है। गाड़ी में आग पकड़ ले, उसमें ज़ोर से आवाज़ आए, यदि कोई गाड़ी की टक्कर हो जाती है तो साउंड जनरेट करता है, तो वो साउंड भी एक तरीके से क्या है? एनर्जी की फॉर्म है। तो वो साउंड एनर्जी कहीं ना कहीं कन्वर्ट होगी, या तो वो आग में कन्वर्ट होगी या साउंड में कन्वर्ट होगी। क्लियर? तो ये अपन ने देखा कि टक्कर होती है, तो टक्कर में एक तो अप्रत्याशित होती है और एक क्या होती है? प्रत्याशित होती है। अब अपन एक एक की बात करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं अपन किसकी? प्रत्यास्थ टक्कर की। फर्स्ट किसकी बात करते हैं? इलास्टिक कॉलिजन की। तो इलास्टिक कॉलिजन क्या कहता है? इलास्टिक कॉलिजन ये कहता है कि प्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा के साथ संवेग भी संरक्षित रहता है। क्या रहता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दोनों रूल्स फॉलो करता है, इसलिए वो क्या कहलाता है? अपने पास प्रत्यास्थ टक्कर में माना जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि ऐसी कोई टक्कर या ऐसे कोई दो पिंड जिसमें टक्कर के बाद और टक्कर के पहले का संवेग
और उसकी काइनेटिक एनर्जी दोनों ही इक्वल होती है, और जब वह दोनों ही इक्वल होगी तो वह टक्कर क्या कहलाएगी, प्रत्यास्थ टक्कर कहलाएगी। वह टक्कर क्या कहलाएगी, प्रत्यास्थ टक्कर कहलाएगी। तो यहाँ पे लिख रहा होगा, तो माना कि दो पिंड है जिनके द्रव्यमान m1 और m2 है, माना कि दो पार्टिकल लिए या दो पिंड लिए, टू बॉडीज लिए, टक्कर से पूर्व पिंड का जो वेग है वो u1 u2 है, और टक्कर के बाद का जो वेग है वो परिवर्तन होकर कितना हो जाता है, v1 v2 हो जाता है। तो अपन ने देखा कि टक्कर होती है, दो पार्टिकल एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो टक्कर से पहले की जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, u1 u2 थी दोनों पार्टिकल की, और उसके बाद क्या हो गई, v1 v2 हो गई। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे पार्टिकल का क्या हुआ है, कॉलिजन हुआ है। इन इलास्टिक कॉलिजन एलोंग विद द काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम इज आल्सो कंजर्व। तो यहाँ पे लिख रहा है कि जब भी कोई इलास्टिक कॉलिजन होता है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम आल्सो क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। सच ए कॉलिजन इज कॉल्ड इलास्टिक कॉलिजन सपोज टू बॉडीज व्हिच masses are m1 and m2 before the collision the velocity of the bodies of u1 and u2 and after the collision of the velocity change to v1 and v2। तो यहाँ पे जब भी कोई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी दोनों ही रूल्स फॉलो होते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ कि जब ये दोनों रूल्स फॉलो होंगे तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे कौन सी टक्कर होगी, इलास्टिक कॉलिजन होगा। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इलास्टिक कॉलिजन का एक एग्जांपल लिया गया है, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व, यानी मोमेंटम भी कंजर्व होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जब कोई एक बॉडी है और दूसरी बॉडी है, ये इस साइड जा रही है और दूसरी बॉडी इस साइड आ रही है, यानी दोनों ही एक दूसरे से क्या आ रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है यानी दोनों की कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि इसकी वेलोसिटी va है और इसकी वेलोसिटी क्या है, vb है, और दोनों ही पार्टिकल जब आते हैं आपस में टक्कर करते हैं, टक्कर करने के बाद ड्यूरिंग द कॉलिजन ये पार्टिकल आपस में चिपक जाते हैं। क्या होता है, टक्कर के दौरान ये दोनों पार्टिकल आपस में चिपक जाते हैं, यानी ये एक रेड था एक ब्लू था, एक का मास m1 था दूसरे का मास m2 था, एक की वेलोसिटी va थी दूसरे की वेलोसिटी vb थी। दोनों ही पार्टिकल टकरा जाते हैं तो टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। फिर अपन ने लिखा है कि जब भी ये पार्टिकल टकराते हैं और टकराने के बाद वापस वो पार्टिकल दोनों क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। दूर होने का मतलब क्या हुआ कि दो पार्टिकल आपस में आए, टकराए, टकराने के दौरान वापस ही क्या हो गए, एक दूसरे से दूर हो गए। तो जब भी ये एक दूसरे से दूर होंगे, दूर होने का मतलब है यहाँ पे क्या हो गया कि इसकी वेलोसिटी इधर हो गई और इसकी वेलोसिटी इधर हो गई, यानी टकराने के बाद ये वाला पार्टिकल इधर चला गया और ये वाला पार्टिकल इधर चला गया। तो ये क्यों गया, नहीं जाना चाहिए था। यदि कोई टक्कर होती है तो आपस में चिपक जाते, नहीं जाना चाहिए था। बट अपन कह रहे हैं यहाँ पे कि इसका मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है, यानी टक्कर से पहले का जो भी मोमेंटम था, यानी mva और mvb टक्कर से पहले का मोमेंटम था, तो यहाँ पे लिखा हुआ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम mava प्लस mvbb इज इक्वल टू mva प्लस mvbb। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो ये va और vb है वो इनिशियल है और ये वाला जो है वो क्या है, फाइनल है। तो यदि आपको नहीं दिख रहा होगा तो अभी मैं डायग्राम बना के भी बताऊंगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में टक्कर होने के बाद उसका मोमेंटम क्या रहता है, इक्वल रहता है, और जितनी पार्टिकल की वेलोसिटी थी टक्कर के बाद उतनी ही पार्टिकल की वेलोसिटी भी रहेगी, इसीलिए मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि टक्कर से पहले वेलोसिटी ai और vai और vbi इनिशियल फॉर्म में थे, उतनी ही वेलोसिटी टक्कर के बाद भी होगी, और टक्कर के बाद होगी तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। तो देखना कभी भी दो आप हल्के पार्टिकल क्या लेते हो, आप दो कोई भी दो बॉल ले लो, हल्की सी बॉल ले लो जो ज़्यादा हैवी ना हो, हल्की सी बॉल को आपस में टकराओ, तो क्या आपस में बॉल टकराने के बाद चिपक जाती है क्या, नहीं चिपकती। दोनों बॉल टकराने के बाद दोनों वापस एक दूसरे से क्या जाएगी, ऑपोजिट जाएगी। तो ये वाला जो एग्जांपल होगा वो किसका होगा, इलास्टिक कॉलिजन का होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि ऐसे टक्कर क्या होगी, प्रत्यास्थ टक्कर होगी। तो इसका ये एग्जांपल था। इसी में यदि मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो सेम एज इट इज, जैसे मोमेंटम कंजर्व रहता है वैसे काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। अब इसका अपन एक डायग्राम बनाते हैं। इस डायग्राम में अपन करवाते हैं कोई बॉडी की टक्कर, और तो यहाँ पे मैंने मान सकता हूँ कि यहाँ पे कोई ए पार्टिकल था, दूसरा क्या था अपने पास, कोई बी पार्टिकल था। पार्टिकल दो ही थे, ए और बी, और दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो आफ्टर द कॉलिजन, टक्कर के बाद ये दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो पार्टिकल में तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो मुझे पता है क्या पार्टिकल के मास में चेंज आएगा क्या, वो भी नहीं आएगा। क्यों, मास यदि इसका m1 लिया है, इसका अपन ने क्या लिया है, m2 लिया है, तो इस मास इसका भी m1 ही रहेगा और इसका भी क्या रहेगा, m2 ही रहेगा। यानी जब भी कोई दो माना कि कोई दो कण है जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है, ए और बी दो कण थे जिनका द्रव्यमान क्या है, m1 m2, इसकी इनिशियल वेलोसिटी टक्कर से पहले क्या है, u1 u2, और इनिशियल के बाद क्या है अपने पास v1 और v2 ये है।
अब यदि मैं लिख सकता हूँ, मुझे पता है कि यदि कोई इलास्टिक कॉलिजन है तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ क्या होगा, मोमेंटम होगा, संवेग क्या होगा, संरक्षित रहेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि संवेग संरक्षण से यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, तो जब भी मोमेंटम का कंजर्वेशन होगा तो ये क्या हो जाएगा अपने पास m1 u1 प्लस का हो जाएगा m2 u2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास m1 v1 क्या हो जाएगा अपने पास m1 v1 प्लस का हो जाएगा अपने पास m2 और v2। तो यहाँ पे देखो टक्कर से पहले का मोमेंटम और टक्कर के बाद का मोमेंटम क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि प्रारंभिक संवेग यानी इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास फाइनल मोमेंटम, यानी प्रारंभिक संवेग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास अंतिम संवेग। प्रारंभिक संवेग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंतिम संवेग। क्लियर। ऐसे यदि मैं कहता हूँ इसकी काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व कराता हूँ तो मुझे पता है कि इलास्टिक कॉलिजन में ये तो हो गया मोमेंटम कंजर्वेशन। ऐसे यदि मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखता हूँ तो क्या होगी, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या होगी अपने पास, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होगा अपने पास अंतिम गतिज ऊर्जा। अंतिम गतिज ऊर्जा यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी, तो ये हो जाएगा अपने पास 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस का हो जाएगा अपने पास 1/2 m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास क्या, ये वाली टर्म हो जाएगी अपने पास 1/2, टक्कर के बाद वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो m1 v1 स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 1/2 m2 और v2 स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/2 दोनों तरफ से कॉमन आके कैंसल आउट हो सकता है या हट सकता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m1 u1 स्क्वायर प्लस का हो जाएगा m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा m1 v1 स्क्वायर प्लस का हो जाएगा m2 v2 स्क्वायर। तो ये वाला क्या हो जाएगा अपने पास कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो जब भी कोई इलास्टिक कॉलिजन है तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन फॉलो होगी और काइनेटिक एनर्जी के बेस पे ये वाली इक्वेशन। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि टक्कर से पहले और टक्कर के बाद उसका संवेग संरक्षण नियम के पालन होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ का फॉलो करता है। इसका मतलब टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ऐसे यदि मैं कहता हूँ उसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो टक्कर से पहले और टक्कर के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो ये तो किसकी बात की अपन ने, इलास्टिक कॉलिजन की। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इनइलास्टिक कॉलिजन। इनइलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है कि इसमें संवेग संरक्षण नियम और गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम तो होता है, बट इसमें जो गतिज ऊर्जा रहती है वो कंजर्व नहीं रहती। क्यों? अब जैसे आपने देखा होगा कि जब भी दो पार्टिकल आपस में टक्कर करते हैं और एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, दोनों पार्टिकल एक दूसरे से चिपक जाते हैं। चिपक जाने का मतलब क्या है, उसकी वेलोसिटी जो टक्कर से पहले थी वो वेलोसिटी रही क्या, नहीं रही, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, रेस्ट में आ गई, तो वो क्या हो गया, जीरो। और जब भी कोई दो गाड़ी आपस में फुल स्पीड से आ रही थी, आपस में चिपक गई, तो उसकी एनर्जी का कंजर्वेशन तो होगा। तो एनर्जी का कंजर्वेशन हीट की फॉर्म में बाहर निकालेगा। तो उसमें गाड़ी में जो आग पकड़ लेती है, दो गाड़ी आपस में टकराती है, टकराने के बाद जो आग पकड़ लेती है वो किसका एग्जाम्पल है, अप्रत्याश टक्कर का एग्जाम्पल है। तो अप्रत्याश टक्कर में गतिज ऊर्जा के संरक्षण नियम का पालन नहीं होता, केवल और केवल किसका पालन होता है, संवेग संरक्षण नियम का पालन होता है। ऐसी टक्कर अप्रत्याश टक्कर कहलाती है। माना कि दो पिंड है जिनके द्रव्यमान m1 और m2 है, टक्कर से पूर्व पिंड का वेग u1 है, u2 है, तथा टक्कर के बाद वेग दोनों पिंड आपस में क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, जिससे उसका वेग क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो अपन देख सकते हैं कि दो बॉडी की बात कर रहे हैं, दोनों में गतिज ऊर्जा का पालन नहीं होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दोनों की वेलोसिटी आफ्टर द कॉलिजन बिफोर द कॉलिजन मानी रखी है। तो यहाँ पे हो जाएगा इन इलास्टिक कॉलिजन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज नॉट फॉलो। क्या है अपने पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज नॉट फॉलो, द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज फॉलो। सच ए कॉलिजन इज कॉल्ड इनइलास्टिक कॉलिजन
Suppose two body whose mass are m1 and m2, before the collision the velocity of the body is u1 and u2, and after the collision both the bodies stick together due to which their velocity is चेंज। तो जब भी दो पार्टिकल आपस में टकराएंगे, चिपक जाएंगे, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, केवल और केवल क्या कंजर्व रहेगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो इसी को मैं क्या कहता हूँ, इनलास्टिक टक्कर कहता हूँ। देखो यहाँ पे इसका टक्कर में प्रोसेस क्या होगा, ये अपना m1 पार्टिकल है और ये आपका क्या है अपने पास m2 पार्टिकल है। तो ये तो हो जाएगा फर्स्ट m1 पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी u1 है। सेकंड है अपने पास ये वाला जो पार्टिकल माना गया है वो क्या माना गया है, रेस्ट में, यानी u2 पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, 0 है। जब ये दोनों पार्टिकल आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो आफ्टर द कॉलिजन दोनों पार्टिकल आपस में एक दूसरे से कंबाइन फॉर्म में हो गए और उसकी वेलोसिटी u1 u2 थी, उसकी जगह क्या हो गई, v हो गई। तो ऐसी जो भी टक्कर होगी वो कौन सी होगी अपने पास, अप्रत्याश टक्कर होगी। तो यहाँ पे भी एज इट इज अपन एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, यदि मैं लेता हूँ कि कोई ए पार्टिकल है और सेकंड क्या है अपने पास कोई बी पार्टिकल है, क्या है अपने पास कोई ए पार्टिकल है और सेकंड क्या है अपने पास कोई बी पार्टिकल है, और दोनों ही पार्टिकल क्या होते हैं, एक दूसरे से टक्कर करते हैं। दोनों ही पार्टिकल क्या करेंगे, एक दूसरे से टक्कर करेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ए और बी आपके दो पार्टिकल दिख रहे होंगे, तो टक्कर के बाद ये दोनों पार्टिकल ए प्लस बी की फॉर्म में चिपक जाते हैं। क्या होते हैं, ए और बी की फॉर्म में चिपक जाते हैं, और साथ में इसकी जो एनर्जी हीट के बेस पे बाहर निकलती है या साउंड के बेस पे बाहर निकलेगी वो क्या होगा, Q। तो मैं लिख सकता हूँ इसका मास तो कितना m1, इसका मास कितना m2, और इसका मास कितना हो जाएगा m1 प्लस का m2। यदि मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ तो ये तो हो जाएगा अपने पास क्या, u1, और सेकेंड वाला पार्टिकल हो जाएगा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी अपने पास u2। अब ये रेस्ट में भी मान सकते हो और वेलोसिटी भी मान सकते हो, तो u2 हो जाएगा और इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी और साथ में क्या हो जाएगा, q। अब यदि मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ मैं, संवेग संरक्षण। अब यदि मैं इसको संवेग संरक्षण नियम से लिखूँ तो वहाँ तो क्या आ जाएगा अपने पास m1 u1 प्लस का m2 u2 इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास m1 प्लस का m2 और साथ में हो जाएगा v और प्लस का क्या हो जाएगा q। यानी अपने पास ये क्या बताएगा, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रूल को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो मैं लिख सकता हूँ, सॉरी इसमें q नहीं आएगा, q तो काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास m1 u1 m2 u2 m1 प्लस m2। तो ये वाला मोमेंटम यानी प्रारंभिक मोमेंटम क्या होगा, प्रारंभिक संवेग, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास, अंतिम संवेग। अंतिम संवेग क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम। एज इट इज यदि मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या आएगी, गतिज ऊर्जा वाली जो भी टर्म आएगी वो क्या हो जाएगी, 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस का 1/2 m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 प्लस m2 और साथ में क्या हो जाएगा v स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हीट के बेस पे कोई एनर्जी या साउंड के बेस पे कोई एनर्जी बाहर निकलेगी, वो क्या हो जाएगा अपने पास q। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये वाला क्या बताएगा, इसमें गतिज ऊर्जा की इक्वेशन को बताएगा। तो इनइलास्टिक कॉलिजन है, तो इनइलास्टिक कॉलिजन में आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में Q वाली टर्म आती है जब दोनों पार्टिकल आपस में चिपक जाते हैं, और जब भी दोनों पार्टिकल टकराने के बाद एक दूसरे से दूर भागते हैं तो वो इलास्टिक कॉलिजन है, और दोनों आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो वो कौन से कॉलिजन है, इनइलास्टिक कॉलिजन है। क्लियर। फिर अपन बात करते हैं इसके डिफरेंस की। क्या बात करते हैं इसके डिफरेंस की, तो देखो डिफरेंस में क्या है, टोटल मोमेंटम इन कंजर, यानी एक साइड तो मैंने ले रखा है प्रत्याश टक्कर, एक साइड मैंने ले रखा है अप्रत्याश टक्कर। इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में मैं आपको लिख के बता देता हूँ। तो देखो प्रत्याश टक्कर में क्या है, यह लिखा है कि टोटल मोमेंटम क्या रहता है, कंजर रहता है, यानी कुल संवेग क्या होगा, संरक्षित रहेगा। कुल संवेग क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। किसमें, प्रत्याश टक्कर में। इसमें भी संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो इसमें भी मैं क्या लिखूंगा कि टोटल मोमेंटम, कुल संवेग संरक्षित रहता है। और कंजर्वेशन का रूल्स कैसे डिफाइन होता है, तो पता है कि टक्कर के पहले का मोमेंटम टक्कर के बाद का मोमेंटम क्या होगा, इक्वल होगा। सेकंड कह रहा है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कंजर रहती है, यानी उसकी कुल गतिज ऊर्जा भी क्या रहती है, इलास्टिक में कंजर रहती है। कुल गतिज ऊर्जा भी क्या रहेगी,
संरक्षित रहेगी किसमें, प्रत्यास्थ टक्कर में। और इसमें क्या होगी, कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ गतिज ऊर्जा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। ऐसे ही थर्ड है फोर्स इन्वॉल्व आर कंजर्वेशन फोर्स। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो भी बल लगता है वो बल कौन सा होगा, यहाँ पे कंजर्व फोर्स यानी संरक्षी बल होगा। कौन सा बल होगा, संरक्षी बल होगा। तो फोर्स इन्वॉल्व आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यानी यहाँ पे क्या होगा, असंरक्षी बल होगा, असंरक्षी बल होगा। फिर अपन ने लिखा है कि मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट डिस्पार्टेड। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, डिस्पार्टेड यानी मैकेनिकल जो एनर्जी है वो इसमें साउंड या आग की फॉर्म में बाहर नहीं निकलती। जो एनर्जी बाहर निकलेगी वो देखो यहाँ पे क्या है, मैकेनिकल एनर्जी इज डिस्पेटेड इनटू हीट, लाइट एंड साउंड। जब भी दो पार्टिकल, दो गाड़ियाँ टक्कर करती है तो वो आग पकड़ लेती है, साउंड आता है और उसमें क्या होती है, हीट निकलती है, लाइट आता है, या फिर आपस में आग पकड़ लेगी या फिर ज़ोर से आवाज़ आएगी। तो वो सारा क्या होगा अपने पास, मैकेनिकल एनर्जी यानी जो अप्रत्यास्थ टक्कर होगी। जब दो पार्टिकल आपस में चिपकेंगे तो उसकी जो ऊर्जा है वो ऊर्जा किस रूप में निकलेगी, ऊष्मा के रूप में, या फिर मैं कह सकता हूँ लाइट के रूप में, ऊष्मा के रूप में, या ध्वनि के रूप में, या फिर मैं कह सकता हूँ प्रकाश के रूप में। और यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, कोई भी डिस्पार्टेड नहीं होती, यानी जो ऊर्जा रहेगी कोई ऊर्जा नहीं होती, यानी इसमें कोई भी ऊर्जा नहीं होती। जो भी ऊर्जा रहती है वो सारी की सारी क्या रहती है, कंजर रहती है। तो जो पहले थी वो की वो ही रहेगी। तो इसको मैं प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ टक्कर के बेस का डिफरेंस बना के लिख सकता हूँ। तो आपको भी ये सारी टर्म कवर करनी है। तो फर्स्ट हो जाएगा कि इसका मोमेंटम क्या रहता है, कंजर रहता है। मोमेंटम इसमें भी कंजर रहता है, मोमेंटम इसमें भी क्या रहता है, कंजर रहता है। इसमें काइनेटिक एनर्जी तो कंजर रहती है, बट इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर नहीं होती। थर्ड लिखा है अपन ने कि यहाँ पर जो भी फोर्स होगा इन्वॉल्व वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा, संरक्षी बल होगा। यहाँ पर जो भी फोर्स होगा वो क्या होगा अपने पास, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। आगे लिखा है कि मैकेनिकल एनर्जी में कोई भी एनर्जी विभाजित नहीं होती या उसके अंदर कोई और एनर्जी का रोल नहीं रहता। बाकी इनइलास्टिक कॉलिजन में, अप्रत्यास्थ टक्कर में जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किस में, तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई ध्वनि ऊर्जा में, लाइट ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में। तो मैं लिख सकता हूँ कि मैकेनिकल एनर्जी यहाँ कन्वर्ट हो जाती है हीट में, लाइट में और साउंड में, और इसमें कोई भी एनर्जी कन्वर्ट नहीं होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपन ने बात की आज किसकी, कॉलिजन की। इस कॉलिजन में इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है, इन इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है, दोनों में कौन कौन से रूल्स फॉलो होते हैं, कौन से नहीं होते, पार्टिकल की टक्कर कैसे होती है। तो जैसे आपने पढ़ा है रदरफोर्ड का एल्फा मॉडल पढ़ा होगा या रदरफोर्ड स्कैटरिंग का मॉडल पढ़ा है जिसमें न्यूक्लियस की डिस्कवरी की गई थी रदरफोर्ड के बेस पे। तो वहाँ पे क्या लिया था अपन, एक गोल्ड फॉइल लिया था, गोल्ड फॉइल यहाँ पे रखा था, यहाँ पर कोई अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट हो रहा था। अब वो अल्फा पार्टिकल इसमें वो एक तरीके से स्कैटरिंग, उसका अपन ने नाम दिया था स्कैटरिंग, बट वो है तो क्या टक्कर ही है, माइक्रो लेवल का है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया था, प्रकीर्णन या स्कैटरिंग। तो जब भी ये अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आता है तो ये क्या बिल्कुल टच करता है क्या, गोल्ड फॉइल को टच नहीं करता, वो यहाँ से ही घूम जाता है या फिर यहीं से अपने पास वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो मैं कह सकता हूँ ये पार्टिकल कभी भी टच नहीं करता तो भी उसमें टक्कर मानी गई है। तो वो क्या है, अपने पास एक माइक्रो लेवल की स्कैटरिंग है। तो टक्कर बिना टच किए भी पॉसिबल है, टच करने के बाद भी पॉसिबल है। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही। कल अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि इसमें टक्कर होती है वो कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होती है, जिसमें एल फ्रेम होता है और एक सेंटर ऑफ मास फ्रेम होता है। दोनों फ्रेम को डिस्कस करते हुए फिर उसके मैथमेटिकल डेरिवेशन पर अपन आएंगे। तो आज के लिए तो इतना ही, थैंक यू।